अनशन करने वाले छात्रों से मिले हैं राहुल गांधी। बहुत बड़ी खबर, राहुल ने छात्रों की 3 मांगों की जानकारी दी है। छात्र की मांग की प्रधान का इस्तीफा हो, प्रधान के इस्तीफे से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। विभाग बदलना हमें मंजूर नहीं है। ये 3 नॉन नेगोशिएबल पॉइंट्स हैं इनके। पहला कि धर्मेंद्र प्रधान को हटाया जाए, कैबिनेट से निकाला जाए। बीजेपी के कैबिनेट में चर्चा हो रही है कि सॉल्यूशन है कि धर्मेंद्र प्रधान को दूसरी मिनिस्ट्री में डाल दो। यह किसी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान चिन्ह है, सिंबल है, जो हमारे स्टूडेंट्स के साथ किया गया है, जो इनको मारा गया उसका चिन्ह है, उसको हटाना पड़ेगा। पहली डिमांड। दूसरी डिमांड, इनके यहां पे लिगामेंट टेयर हुआ है। कल मैं एक युवा को लाया था जिसको छर्रे लगे हैं, आंख में छर्रा लगा है, शायद वो देख ना पाए। और हजारों ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको मारा गया है, धमकाया गया है, पीटा गया है, लाठी से पीटा गया है। जिन लोगों ने ये किया है, जो इंप्लीमेंटर्स हैं और जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, उनको अकाउंटेबल होना पड़ेगा, उनको सजा मिलनी पड़ेगी। और तीसरी बात, जो इस पूरे सिस्टम को चलाते हैं, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, जो रात रात वीडियो बना रहे हैं, कल वीडियो बनाई, कहते हैं कि भैया बहुत अच्छे सुझाव आए। सुझाव से कुछ लेना देना नहीं है। इनकी मांग सुझावों की नहीं है, इनकी मांग से धर्मेंद्र प्रधान की रिमूवल की है। तो ये जो मेन इंचार्ज व्यक्ति है, ये इन स्टूडेंट्स से माफी मांगे, अपोलोजाइज करें कि इनको पीटा गया है, मारा गया है, डिसरिस्पेक्ट किया गया है। ये 3 नॉन नेगोशिएबल पॉइंट्स हैं इनके। पहला कि धर्मेंद्र प्रधान को हटाया जाए, कैबिनेट से निकाला जाए। बीजेपी के कैबिनेट में चर्चा हो रही है कि सॉल्यूशन है कि धर्मेंद्र प्रधान को दूसरी मिनिस्ट्री में डाल दो। यह किसी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान चिन्ह है, सिंबल है, जो हमारे स्टूडेंट्स के साथ किया गया है, जो इनको मारा गया उसका चिन्ह है, उसको हटाना पड़ेगा। और अब खबर लेने जा रहे हैं गुजरात से, जहां पर गुजरात के कई जिलों में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से हालात बहुत ज्यादा खराब है। अहमदाबाद से लेकर वापी तक बाढ़ से हालात खराब है। वलसाड़ से लेकर सूरत तक मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है, प्रभावित किया है। पूर्णा की बात करें, कावेरी नदियों की बात करें, तो इन नदियों के ओवरफ्लो होने के चलते नवसारी शहर का 30% हिस्सा पूरी तरह से जलमग्न है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। असम में भी बाढ़ से स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। बाढ़ की वजह से 7 लाख से बड़ी आबादी प्रभावित हुई है। असम में अब तक 62 लोगों के दुखद मौत की भी खबर है। तो असम और गुजरात की अलग अलग तस्वीरें भी आप देख रहे थे। बाढ़ का सबसे ज्यादा असर वलसाड़ जिले पर पड़ा है। वलसाड़ का 30% हिस्सा सैलाब में डूबा हुआ है। जानकारी के मुताबिक वलसाड़ के उमरगाम में 24 घंटे में 1064 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। इससे कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। ये देखिए तस्वीरें, कई फीट पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है। राहत और बचाव अभियान तेज कर दिया गया है, जहां एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू में जुटी हुई हैं। इधर 12,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। बता दें, उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी बाढ़ प्रभावित इलाकों में जायजा लेने के लिए पहुंचे, पीड़ितों से मिले, उन्हें हर संभव मदद का भरोसा भी दिया गया है। इससे जुड़ी तस्वीरें भी आपके सामने, वलसाड़ गुजरात की हैं ये तस्वीरें। तो कई फीट पानी भरा हुआ है, बाढ़ में लोग फंसे हुए हैं। इन इलाकों को खाली कराया गया है। जो लोग फंसे हुए थे उनका रेस्क्यू किया गया है। कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया है। तो लोग जो फंसे हुए हैं उनको निकालने का कार्य एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें कर रही हैं, जुटी हुई हैं। रेस्क्यू अभियान तेज कर दिया गया है। वलसाड़ की ये तस्वीरें देखिए, कई इलाके इसी तरह से जलमग्न दिखाई दे रहे हैं। और वहीं गुजरात के सूरत में भी बारिश की वजह से लोगों की परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। रिहायशी इलाके में 2 से 3 फीट तक पानी भरा हुआ है। बारिश की वजह से
किम नदी उफान पर है। ड्रोन से ली गई ये तस्वीर आपको अब दिखाने जा रहे हैं। चारों तरफ इस तस्वीर में आपको पानी ही पानी नजर आ रहा है। कई इलाकों में सड़कों पर 3 से 4 फीट तक पानी भर गया है। लोग मजबूरन पानी में उतरकर घरों की ओर लौट रहे हैं और हर कोई इस आफत से जूझता नजर आ रहा है। पश्चिम रेलवे के बिलिमोरा स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पूरी तरह से पानी में डूब गया। अब ये ड्रोन तस्वीरें आपके सामने, स्टेशन हो, आम इलाका हो या फिर रेलवे के ट्रैक्स हो, ड्रोन की तस्वीरों में आप देख सकते हैं बुरी तरह से ये पूरा इलाका पानी से प्रभावित हुआ है। वहीं अहमदाबाद की बात करें तो यहां बारिश से हालात बद से बदतर हो गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सड़कों पर कई फीट तक पानी यहां पर भी भरा हुआ है। पानी में सड़कें डूबी दिख रही हैं। 2 से 3 फीट तक पानी जमा है। अहमदाबाद में पिछले 2 दिनों से मूसलाधार बारिश की वजह से निचले इलाकों में तालाब की स्थिति पैदा हो गई है। साबरमती किनारे का छरा नगर, रबारीवास, बोपल घुमा, ढोलका, विरामगाम, जगह जगह पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। प्रशासन अलर्ट मोड पर है। लोगों से अलर्ट रहने के लिए कहा भी गया है। बाढ़ में फंसे लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। ये देखिए तस्वीरें, सड़कें दिखाई नहीं दे रही हैं। और वहीं राजस्थान के जोधपुर, सिरोही, बहरोड, टोंक, जालौर, श्रीगंगानगर, माउंट आबू में भी जोरदार बारिश हो रही है। ये तस्वीरें सिरोही की है जो आप इस वक्त देख रहे हैं, जहां बारिश के बाद रिहायशी इलाके में पानी भर गया, सड़कें दरिया में तब्दील हो गई। माउंट आबू की बात करें तो 6 घंटे में वहां पर 8 इंच बारिश हुई है। तेज बारिश के चलते पहाड़ों से झरने बहने लगे और इसका असर अब उन इलाकों में आ रहा है जहां पर आबादी बहुत ज्यादा है। और आगे बढ़ते हुए अब आपको तस्वीरें राजस्थान की दिखाते हैं। राजस्थान की मकराना के काला नाडा में मार्बल की 12 खदानें ढह गईं। दरअसल सड़क का बड़ा हिस्सा धंसकर खदानों में समा गया। वीडियो में मार्बल के खदानों को अचानक ढहते देखा जा सकता है। ये मार्बल के खदान हैं, अचानक से ढह गए। खदान धंसने के बाद अफरा तफरी मच गई। सूचना के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और इलाके की घेराबंदी की गई। पुलिस ने लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। और धरती के जन्नत कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर की बात करने जा रहे हैं। वहां भी कई जिलों में बीते कई दिनों से तेज बारिश हो रही है और बाढ़ और बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। अब ये कठुआ की तस्वीर देखिए। बीनी नदी की तेज लहरों में 2 शख्स बह गए। सूचना के बाद कठुआ पुलिस और एसडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। एसडीआरएफ के जवान रस्सी के सहारे उन तक पहुंचे जो पानी में फंसे हुए थे और उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला। ये तस्वीर देखिए किस तरह से एसडीआरएफ रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। पानी का बहाव देखिए और इसमें बहते हुए लोगों को कैसे बचाया जा रहा है, जरा वो तस्वीर भी देखिए। और फ्रांस में इतिहास की सबसे भीषण जंगल की आग देखने को मिल रही है। राष्ट्रपति मैक्रों ने सेना को रेस्क्यू ऑपरेशन में अब उतार दिया है। अब तक आग पर काबू पाने में नाकाम रहा है फ्रांस। आग में कई ऐतिहासिक धरोहरें ऐसी हैं जो जलकर राख हो गई है। और देखिए फ्रांस में रिपोर्टिंग के दौरान एक धमाका हुआ और यह पूरा वाकया कैमरे में कैद हुआ है। जंगल की आग की रिपोर्टिंग के दौरान एक महिला रिपोर्टर जब इस पूरी आग की घटना को रिपोर्ट कर रही है तो देखिए कैसे पीछे धमाका होता है और इस धमाके से वो रिपोर्टर डर जाती है। आगे बढ़ते हैं। फ्रांस में और बढ़ गया है अग्नि का संकट, यानी आग का संकट बोर्डो शहर की ओर। अब ये आग आगे बढ़ रही है और मुसीबत यह है कि तेज हवाओं के चलते इस आग का विस्तार बहुत तेजी के साथ हो रहा है। तेजी से फैलती आग से दहशत में है इस शहर के लोग और रेस्क्यू मिशन में अब सेना भी जमीन पर उतर गई है। राष्ट्रपति मैक्रों ने सेना को उतारने का फैसला कर लिया और ये देखिए ये तस्वीर कितनी भयानक आग। बिहार की खबर, पटना में पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन, छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। ये खबर पटना से है। पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन, छात्रों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। प्रदर्शनकारी छात्रों ने बवाल मचाया है तो हंगामा किया गया है। लगातार पेपर लीक के मुद्दे पर प्रदर्शन किया जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए, प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज भी किया गया। रूपेश हमारे सहयोगी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। रूपेश, लगातार आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, फिलहाल वहां की क्या स्थिति देखने को मिल रही है? क्योंकि आईसा की तरफ से भी आवाज उठाई गई, कई मांग छात्रों की तरफ से भी रखी गई हैं। फिलहाल वहां की क्या तस्वीरें?
देखिए, बिल्कुल आयशा ने आज बिहार बंद का कॉल किया है। हालांकि सुबह से कोई बहुत असर नहीं दिख रहा था, लेकिन पटना के डकबंगला चौराहा और स्टेशन के बीच की जो सड़क है वहां पर कुछ छात्र इकट्ठा जरूर हुए थे और वहां पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। छात्रों की तरफ से लगातार नारेबाजी की जा रही थी, पत्थरबाजी भी, पुलिस के ऊपर पत्थर भी चलाए गए, बड़े बड़े रोड़े फेंके गए। उसके बाद से पुलिस ने यहाँ लाठीचार्ज या यूं कहें कि हल्का बल प्रयोग किया है। कुछ छात्रों को हिरासत में लिया है, बसों में भरकर उन्हें अज्ञात स्थान की तरफ ले जाया गया है। फिलहाल छात्रों को तितर बितर कर दिया गया है, वहां से हटा दिया गया है या भगा दिया गया है। लेकिन जितने भी संवेदनशील स्पॉट प्रशासन ने चिन्हित किया है, चाहे वो कारगिल चौक हो, पटना विश्वविद्यालय का इलाका हो, या फिर कारगिल चौक, इनकम टैक्स गोलंबर और पटना का डकबंगला चौराहा और स्टेशन के बीच की जो सड़क है, और ये जो इस वक्त लाठीचार्ज हुआ है वो डकबंगला चौराहा और स्टेशन के बीच का जो इलाका है, वहां पर आयशा से जुड़े हुए कुछ छात्र इकट्ठा हुए थे और वहां पर नारेबाजी हुई और उसके बाद से पत्थरबाजी भी शुरू हो गई और उसके बाद से पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। लाठीचार्ज के दौरान कुछ छात्रों को हिरासत में भी लिया गया है। फिलहाल स्थिति यहाँ पर शांतिपूर्ण दिख रही है। हालांकि छात्र पूरी तरह से हटे नहीं है, छोटे छोटे जत्थों में अगल बगल के इलाकों में इकट्ठे हैं वहां पर, लेकिन प्रदर्शन जैसी स्थिति जो बनी थी वो फिलहाल इस वक्त शांत है। नारेबाजी भी शांत हो गई है। बसों में भरकर कुछ छात्रों को जिन्हें हिरासत में लिया गया है उन्हें कुछ स्थानों पर ले जाया गया है, लेकिन पुलिस चप्पे चप्पे पर पहले से मुस्तैद है। जिस तरीके से 22 जुलाई को जो घटना हुई, जिस तरह से छात्र डकबंगला चौराहे से होते हुए राजभवन के पास तक पहुंच गए थे, उससे सबक लेते हुए पुलिस ने तमाम चौक चौराहों पर बैरिकेडिंग भी कर रखी है और कहीं भी भीड़ अगर इकट्ठा होती है तो पहले से एहतियातन उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है। बिल्कुल रुपेश, लेकिन जो तस्वीरें बयान कर रही हैं कि बहुत ज्यादा क्योस की स्थिति है। दिल्ली में जो चिंगारी भड़की है उसका असर देश के अलग अलग राज्यों में और अब पटना में भी प्रोटेस्ट किया जा रहा है। क्या पुलिस की तैयारी है, कितनी संख्या में छात्र निकल रहे हैं और क्या बल प्रयोग से ही निपटा जाएगा या फिर इनको बातचीत करके समझा बुझाकर वापस भेजने की प्लानिंग स्ट्रैटेजी है पुलिस की? देखिए, पुलिस फिलहाल जो तैयारी दिख रही है, जिस तरीके से छात्रों ने मीडिया पर हमले किए, पुलिस वालों पे हमले किए, पुलिस की गाड़ियां तोड़ी गई, जो नेता जहां दिखा उन नेताओं की गाड़ियां तोड़ी गई। बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा था तो कुछ विधायकों के ऊपर हमले हुए। उसके बाद ऐसा लग रहा है जैसे पुलिस ने ये स्ट्रेटजी बनाई है कि कहीं भी छात्र इकट्ठे होंगे उन्हें हिरासत में लिया जाएगा और वैसी स्थिति न बनने दी जाएगी जो 2 दिन पहले यहाँ पर पटना की सड़कों पर देखने को मिला। छात्र इकट्ठे हुए थे, पुलिस के पास स्पष्ट कोई आदेश नहीं था, लिहाजा पुलिस ने बल प्रयोग नहीं किया और उसका परिणाम ये हुआ कि छात्र गांधी मैदान से होते हुए डकबंगला चौराहा, इनकम टैक्स और राजभवन के पास, बिल्कुल ये वो तमाम जगह जहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। रुपेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। बढ़ते हैं आगे और सीधे आपको फतेहपुर लिए चलते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फतेहपुर पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी ने यहाँ करोड़ों की सौगातें दी हैं, सुनिए क्या कहा। साल भर खराब ना हो इसके लिए एक समय सीमा पे परिणाम भी दे दिया। ये संस्था की नीट की पहली परीक्षा में लीकेज हुए थे, प्रश्न पत्र लीक कराए थे कुछ माफियाओं ने, उनकी गिरफ्तारी हुई और कल आपने देखा होगा नेशनल टेस्ट एजेंसी जो थी एनटीए के 37 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया। सेवाएं हमेशा के लिए समाप्त, हमेशा के लिए समाप्त। कुछ लोगों की गिरफ्तारी की गई है, उनकी संपत्तियां जब्त होंगी, उन्हें सजा होगी। ये छात्रों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रख करके मोदी जी के द्वारा ले गए वे कड़े कदम हैं, उठाए गए कड़े कदम हैं। जिन छात्रों के जीवन, जिन छात्रों का उज्जवल भविष्य पर इस देश का उज्जवल भविष्य निर्भर करता है। और मैं प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा उठाए गए इन कड़े कदमों का हृदय से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि प्रधानमंत्री जी आपने छात्रों के लिए, आपने युवाओं के लिए पिछले 12 वर्ष में अनेक कदम उठाए हैं। आपने डिजिटल इंडिया के नाम पर, आपने प्रधानमंत्री स्टार्टअप स्कीम के अधीन, आपने प्रधानमंत्री स्टैंड अप स्कीम के अंतर्गत आपने भारत के नौजवानों के लिए एक नई आशा की किरण दी। आपने देश के अंदर
युवाओं के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति देकर के भारत का नौजवान अब भारत ही नहीं, केवल घिसी पिटी शिक्षा नहीं, बल्कि नए कलेवर के रूप में नई शिक्षा नीति के माध्यम से वैश्विक जगत में अपनी दाग को का लोहा मना सकता है, यह व्यवस्था दी। आज आपके कारण नए भारत में हमारा नौजवान आज अपनी पहचान को जब दुनिया के देशों में देता है तो सीना चौड़ा करके जाता है, दुनिया में उसे सम्मान मिलता है। आज भारत के नौजवान के लिए जीवन के अनेक क्षेत्र खुले हैं। आपने एक वर्ष में 12 लाख सरकारी नौकरी भारत के नौजवानों को दी और 12 वर्ष में देश के अंदर करोड़ों नौजवानों को सरकारी नौकरी दे करके उनके जीवन को उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर किया है। और आज जब देश के अंदर युवाओं के मन में कुकसत बाकी थी, आप स्वयं सामने आए हैं, आपने युवाओं के साथ संवाद बनाया है और देश की संसद से एक सख्त कानून बनाने के लिए कैबिनेट से आपने एक नए अधिनियम के मसौदे को पास करके दिन रात एक करके पास करके उस दिशा में जो कदम उठाया है वह अभिनंदनीय है। और मैं इसका उत्तर प्रदेश के युवाओं की ओर से, उत्तर प्रदेश के छात्रों की ओर से इसका स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। बहन और भाइयों, मैं यूपी के नौजवानों से कहना चाहता हूं, ये डबल इंजन की सरकार याद करिए पहले दिन से कह रही है कि जिसने छात्रों और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया तो मान करके चलिए कि उस माफिया के लिए 2 ही जगह होगी। और सीएसडीएस के एक सर्वे के मुताबिक देश के 40% किसान खेती और किसानी छोड़ना चाहते हैं। वजह यह है कि कम आमदनी, कर्ज का बोझ, स्थिर और स्थायी रोजगार की तलाश। लेकिन दावा है कि यूपी के किसानों की तस्वीर बहुत ज्यादा अलग है, उनका फैसला भी अलग है। सरकारी योजनाएं और आधुनिक तकनीक ने उन्हें आर्थिक स्थिरता दी है। ऐसे में हमने यूपी में नए कृषि मॉडल वाले इन दावों का ग्राउंड जीरो पर उतरकर रियलिटी चेक किया है। रिपोर्ट देखिए। खेती एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही अक्सर दिमाग में मेहनत, मौसम की मार और मुनाफे की अनिश्चितता की तस्वीर बनती है। जहन में सवाल आते हैं कि क्या खेती गरीबी का जाल है? खेती आर्थिक तंगी की वजह है? खेती कर्ज का कुचक्र है या फिर सिर्फ नुकसान का सौदा? इन सवालों से उलट उत्तर प्रदेश सरकार का दावा है कि राज्य का छोटा और सीमांत किसान अब सिर्फ खेती नहीं कर रहा, बल्कि तकनीक, सरकारी योजनाओं और नई सोच के सहारे समृद्धि की नई कहानी भी लिख रहा है। सरकार के मुताबिक 10 लाख से ज्यादा किसानों को निजी नलकूप योजना के तहत सिंचाई के लिए निःशुल्क बिजली मिल रही है। छोटे, सीमांत और SC/ST समाज से आने वाले किसानों को ट्रैक्टर, रोटावेटर और थ्रेशर जैसे कृषि उपकरणों की खरीद पर 50 से 80% तक भारी सब्सिडी मिल रही है। फसल प्रबंधन और कीटनाशकों के छिड़काव के लिए ड्रोन पर 5 लाख रुपए तक सब्सिडी दी जा रही है। दावे की पड़ताल के लिए हम प्रतापगढ़ से बाराबंकी तक खेत खलिहानों में पहुंचे, फसल की चमक के पीछे छिपी सच्ची कहानी जानी। यूपी में कृषि का वो मॉडल समझा जिसकी विश्व बैंक भी सराहना कर रहा है। विश्व बैंक कहता है कि यूपी का कृषि मॉडल दुनिया भर के छोटे और सीमांत किसानों के लिए आदर्श है। हमारे सामने कई अहम सवाल थे, जैसे खेती करने का तौर तरीका क्या है, किसान की आर्थिक स्थिति कितनी बदली, सिंचाई सुविधा कितनी सुलभ है, किसान के प्रशिक्षण के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और किसानों की बाजार तक पहुंच कितनी बढ़ी है। सबसे पहले हमने निर्बाध और मुफ्त बिजली सप्लाई वाले सरकार के दावे की हकीकत जानी।
बिजली से ही तो सब काम ही हो रहा है। ये जितनी खेती हुई है सब बिजली से ही हुई है और बिजली अच्छे ढंग से आती है। विद्युत की सुविधा जब रोकी जाती है और बहाल होती तो उसकी सूचना मैसेज के द्वारा एक चैनल है उसके माध्यम से और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भेज दिया जाता है। और फिर सुविधा तो आप देख ही रहे हैं, 24 घंटे लाइट है, खूब बढ़िया सिंचाई हो रही है और लाइट कभी धीम तेज़ नहीं होती। लोगों को फ्री बिजली दे रही है। ठीक, आप उस पर कनेक्शन ले रहे हैं जो बिल्कुल फ्री है, उस पर कोई भी सरकार की तरफ से नहीं है और यही सब सुविधाएं मिल रही हैं। किसानों की ज़िंदगी में जो सबसे बड़ी तब्दीली आई है वो बिजली की वजह से आई है। आमतौर पर पहले डीजल पे उपलब्धता और निर्भरता दोनों रहती थी किसानों की, जिससे कि उनकी सिंचाई होती थी। बिजली प्रचुर मात्रा में आने से एक अच्छी बात ये हुई है कि कम से कम अधिकतर जगहों पर अब उनको सिंचाई के लिए मौसम पे नहीं बल्कि बिजली पर उनकी निर्भरता हो गई है और बिजली फ्री में मिलती है। तो ऐसे किसानों को डबल लाभ हो गया और कम से कम खेती के लिए सिंचाई की जो सुविधा है उस सुविधा में बिजली आने से उनके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। बिजली ने सिंचाई और खेती आसान कर दी, लेकिन किसान कितना समृद्ध हो रहा है, क्या उसकी आर्थिक स्थिति भी बदल रही है? इस सवाल का जवाब तलाशते हुए हम बाराबंकी पहुंचे। यहां हमारी मुलाकात पेशे से किसान रामसरन वर्मा से हुई, जो खुद खेती से समृद्धि की मिसाल हैं। विरासत में मिली सिर्फ 6 एकड़ जमीन से शुरुआत की, आज ग्रुप फार्मिंग यानी सामूहिक खेती मॉडल के तहत 300 एकड़ से ज्यादा जमीन पर आधुनिक खेती का नेतृत्व कर रहे हैं। रामसरन वर्मा यूपी में टिश्यू कल्चर केले की खेती के अग्रदूत माने जाते हैं। साथ ही गेहूं धान आधारित पारंपरिक खेती से हजारों किसानों को बाहर निकालकर फसल विविधीकरण में भी इनका योगदान है। सामूहिक खेती का सफल मॉडल विकसित करने का श्रेय भी इन्हें ही जाता है। उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के 1.5 लाख से ज्यादा किसानों तक आधुनिक खेती की तकनीक पहुंचाने की पहल इन्होंने की। कृषि में इसी इनोवेशन, आधुनिकता और किसानों के उत्थान में योगदान के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2019 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। ये हमारी फसल 13 से 14 महीने में तैयार हो जाती है, टिश्यू कल्चर केला। और उससे बड़ी बात ये है कि जो केला लगाने से हमारी ज़मीन उपजाऊ बनती है। हम केला काट के आलू लगाते हैं तो हमारे आलू की पैदावार 20 से 25% ज़्यादा होती है। विविधीकरण ये चीज़ है कि हम केला लगाते हैं, टमाटर लगाते हैं, आलू लगाते हैं, गेहूँ लगाते हैं। आप गेहूं चावल में 1 एकड़ से ज़्यादा आपको 40,000 से ज़्यादा लाभ नहीं मिल सकता है, लेकिन फल एवं सब्जी की खेती है, आपको यदि इसमें नुकसान से बचिए तो 1 लाख से लेकर के 4 लाख रुपए तक आपको शुद्ध लाभ 1 एकड़ से मिल सकता है। रामसरन वर्मा बताते हैं कि अगर किसान 2 मंत्र अपना ले तो अपनी किस्मत बदल सकता है। पहला, लागत नियंत्रण के लिए खेती के आधुनिक तौर तरीकों का इस्तेमाल। दूसरा, जोखिम कम करने के लिए विविधीकरण यानी कई तरह की फसलें बोना। प्रतिवर्ष आप समझिए कि 20 से 25 हज़ार किसान इस फार्म को देखने आते हैं। इसमें छात्र भी आते हैं, किसान भी आते हैं और खेती से जुड़े हुए अधिकारी और वैज्ञानिक भी आते हैं। हमारे पास ऐसे बहुत सारे किसानों को उदाहरण आपको बताएंगे, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं, कि जिनकी आमदनी 20,000 थी, आज 2 लाख रुपया है। टोटल जोड़ दें तो 40 से 45 हज़ार कुंटल हमें पैदा, यदि 1 रुपया बढ़ा तो 45,000 रुपये की हमारी आमदनी हुई। सरकार किसानों को सामाजिक सुरक्षा से जोड़ने की भी कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत खेत में दुर्घटना या मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता का प्रावधान है। गन्ना किसानों को अटल पेंशन योजना से जोड़ने का अभियान भी चलाया जा रहा है। सरकार के मुताबिक किसानों को बाजार से जोड़ने के लिए भी कई पहल की गई है। गेहूं और धान के साथ साथ बाजरा, ज्वार, मक्का, मूंग और मूंगफली जैसी फसलों की भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की जा रही है। अतिरिक्त आय के लिए खेत तालाब योजना के जरिए जल संरक्षण और मत्स्य पालन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रदेश में 827 नए एग्री जंक्शन सेंटर शुरू किए गए हैं, जहां किसानों को बीज, दवा, तकनीकी सलाह और कृषि सेवाएं एक ही जगह उपलब्ध कराने का दावा है।
फर्टिलाइजर कारखाना यहां के अन्नदाता किसानों को समय पे खाद उपलब्ध करवाता है और इस बार मानसून भी अच्छा आ गया है, तो खाद और बीज समय पे है तो अच्छा उत्पादन भी होगा, किसान खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा। तो मैं खड़ा हूं और मेरे पीछे जो घर है वो देखने में किसी 5 स्टार से लुक से कम नजर नहीं आ रहा, और ये सब कुछ एक किसान अपनी मेहनत से सफल हो रहा है। और ये एक किसान की कहानी नहीं है, उत्तर प्रदेश में कई ऐसे किसान अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं जो लखपति करोड़पति बनते जा रहे हैं। अब चुनौती यही है कि समृद्धि का ये मॉडल प्रदेश के हर किसान तक पहुंचे और वो खेती को फायदे का सौदा बना सके।